पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ल्स लैम्ब की बायोग्राफी। अगर हम चार्ल्स लैम्ब की बात करते हैं तो इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? 10 फरवरी 1775 को इनर टेम्पल लंदन शहर, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में हुआ था। चार्ल्स लैम्ब का जो जन्म है ना, ये भी कह सकते हो इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? लंदन में। और लंदन का ही एक क्षेत्र है इनर टेम्पल, वहीं पर इनका जन्म माना जाता है। और ये जो इनर टेम्पल है ना, ये स्थान उस समय के प्रसिद्ध वकील जो बैरिस्टर्स हुआ करते थे, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध फेमस बैरिस्टर्स होते थे, उनका केंद्र माना जाता था। इसलिए बचपन से ही उनका जो वातावरण रहा चार्ल्स लैम्ब का, वो शिक्षित और साहित्यिक था। अगला हम बात करते हैं किसकी डेथ की, कि चार्ल्स लैम्ब की मृत्यु कब हुई? तो 27 दिसंबर 1834 को एडमॉन्टन, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में इनकी मृत्यु हो जाती है। चार्ल्स लैम्ब की जब मृत्यु हुई थी उस समय इनकी आयु 59 वर्ष थी, 59 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। उनकी मृत्यु एक संक्रमण, एक इन्फेक्शन हो गया था इनके शरीर में, और इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। वे अपने जीवन के अंतिम समय तक साहित्य लेखन से जुड़े रहे, लास्ट मोमेंट तक इन्होंने अपने वर्क्स को लिखा। अगला बात करते हैं हम इनके माता पिता की। अगर हम पिता की बात करते हैं तो पिता का नाम क्या था? जॉन लैम्ब था। और ये जो जॉन लैम्ब थे वो कहाँ काम करते थे, यानी कि किसके यहाँ क्लर्क थे? सैमुअल सॉल्ट का नाम ध्यान बनाए रखना, जो कि एक बैरिस्टर थे इनर टेम्पल में ही। ठीक है। इनकी माता का नाम क्या था? एलिजाबेथ फील्ड था, बाद दी डॉटर। और ये एलिजाबेथ फील्ड जो है वो पुत्री किसकी थी? दी ग्रेट ग्रैंड मदर। किसकी? ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड की पुत्री थी। होम ही रेफर्स टू इन ड्रीम चिल्ड्रन एज एलिस एच। जरा समझो प्यार से इसको, क्या कहा गया है। उनके पिता का नाम जॉन लैम्ब था, और इनर टेम्पल के एक बैरिस्टर थे जिनका नाम सैमुअल सॉल्ट, उनके यहाँ क्लर्क का काम करते थे। इनकी माता का नाम एलिजाबेथ फील्ड था, जो कि ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड की पुत्री थी। और चार्ल्स लैम्ब ने अपने प्रसिद्ध निबंध ड्रीम चिल्ड्रन में उनका उल्लेख जो है एक एलिस एच के नाम से के रूप में किया है। ये बात आपको पता है। तो जो चार्ल्स लैम्ब का जो परिवार था वो बहुत ही साधारण था, लेकिन शिक्षा और संस्कारों से भरपूर था। उनकी माँ और दादी का उनके व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। ड्रीम चिल्ड्रन जो निबंध है ना, उनके सबसे प्रसिद्ध निबंधों में से एक है, जिसमें उन्होंने अपने परिवार की यादों को इमोशनली, एकदम भावनात्मक रूप से इसके अंदर प्रस्तुत किया है। आप कभी पढ़िएगा, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं एजुकेशन की, कि चार्ल्स लैम्ब की शिक्षा दीक्षा कैसे हुई थी। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो अक्टूबर 1782, एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम आपको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है। 1782 में चार्ल्स लैम्ब जो है प्रवेश करते हैं, एडमिशन कराते हैं क्राइस्ट हॉस्पिटल में। कहा? क्राइस्ट हॉस्पिटल। अब ये जो हॉस्पिटल का नाम नहीं है बल्कि एक स्कूल का नाम है। ये क्या था? एक चैरिटी बोर्डिंग स्कूल था। ठीक है। और उसी का नाम क्राइस्ट हॉस्पिटल है। और यहीं पर इनकी घनिष्ठ मित्रता हो जाती है, बहुत ज्यादा सच्चे पक्के दोस्त बन जाते हैं। किसके? एसटी कॉलरिज के। यानी कि 1782 में चार्ल्स लैम्ब ने किसमें प्रवेश लिया? क्राइस्ट हॉस्पिटल नामक एक चैरिटी बोर्डिंग स्कूल था, उसमें प्रवेश लिया, जहां इनकी मुलाकात किससे होती है? सैमुअल टेलर कॉलरिज से होती है। अच्छा, क्राइस्ट हॉस्पिटल इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध विद्यालय था, जहां गरीब लेकिन जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते थे उनको शिक्षा दी जाती थी इस स्कूल में, इस विद्यालय में। यही चार्ल्स लैम्ब की जो मित्रता एसटी कॉलरिज से हुई, जो आगे चल करके अंग्रेजी साहित्य के महान रोमांटिक कवि बने थे। एसटी कॉलरिज भी रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। ठीक है। इनका ज्यादातर एसटी कॉलरिज और विलियम बसवर्थ को मिक्स करके हम लोग ज्यादातर पढ़ते हैं। अच्छा, इस मित्रता ने लैम्ब के साहित्यिक जीवन को एक नई दिशा भी प्रदान की थी। तो आप समझ सकते हो। चलो आगे ऑनर्स की बात करते हैं हम लोग। किसकी? ऑनर्स, यानी कि सम्मान की बात कर लेते हैं। तो एडमंटन क्या होता है? एडमंटन में एक स्कूल होता है, द लेटाइमर स्कूल। इसको अंडरलाइन कर देते हैं हम आपको, लेटाइमर स्कूल। ठीक है। जो कि अ ग्रामर स्कूल इन एडमंटन, ये एडमंटन में एक ग्रामर स्कूल है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि इसी लेटाइमर स्कूल ने चार्ल्स लैम्ब के सम्मान में अपने 6 हाउसों में से एक हाउस का नाम जो है वो लैम्ब रखा। और ये बड़ी बात थी। यह सम्मान इस बात का प्रमाण है कि चार्ल्स लैम्ब अंग्रेजी साहित्य के अत्यंत सम्मानित लेखक थे। किसी विद्यालय में किसी महान व्यक्ति के नाम पर हाउस का नाम रखना, या उस व्यक्ति के योगदान को सम्मान देने का प्रतीक समझ सकते हो। तो ये इनके लिए एक अच्छा सम्मान था। ऑक्यूपेशन की बात करें तो चार्ल्स लैम्ब किससे बिलोंग करते थे? इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे, एसेस्ट थे और क्रिटिक थे। यानी कि कवि, निबंधकार और आलोचक थे। चार्ल्स लैम्ब मुख्य रूप से, तो अगर हम आपसे बात करें तो पर्सनल एसे लिखा करते थे। यानी कि ये व्यक्तिगत जो निबंध होते हैं, पर्सनल एसे होते हैं, उनको लिखने के लिए बहुत फेमस हैं। उन्होंने अपनी कविता, निबंध, साहित्यिक आलोचना, तीनों क्षेत्रों में वैसे तो योगदान दिया है। और
जो भी ये लिखते थे उसमें उनकी भाषा बहुत सरल, भावनात्मक और हास्य से भरपूर होती थी। अगला हम बात करेंगे किसकी? लैम वाज द यंगेस्ट चाइल्ड, हर सिस्टर नेम वाज मैरी एंड ब्रदर जॉन। अगला, चार्ल्स लैम अपने माता-पिता की सबसे छोटी संतान थे। उनकी बहन का नाम मैरी था और भाई का नाम जॉन था। तो बहन का नाम मैरी याद बनाए रखोगे और भाई का नाम क्या था? जॉन था। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान बनाए रखना है। चार्ल्स लैम का अपनी बहन मैरी लैम से बहुत गहरा लगाव था। जीवन भर उन्होंने अपनी बहन की देखभाल की। दोनों ने मिलकर बच्चों के लिए एक प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम मैं तुम्हें बता देता हूँ, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, वो भी लिखी थी। ये दोनों की कोलैबोरेशन वर्क था टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, जिसमें शेक्सपियर के नाटकों को बहुत सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया था। अगला बात करते हैं, अब हम लोग कहाँ पहुंच गए? 1791 पे पहुंच गए हैं, यानी कि 1791 में लैम्ब वाज अपॉइंटेड अ क्लर्क। इनको क्लर्क के रूप में अपॉइंट किया गया था इन साउथ सी हाउस। कहाँ? साउथ सी हाउस में इनको अपॉइंट किया गया था। ब्रिटिश ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी जिसका फाउंडेड इन 1711। अब आगे ऑन 5 अप्रैल 1792 he joined as a clerk in the accountant's office for the British East India Company and worked till his retirement with pension in 1825। जरा समझो, 1791 में क्या हुआ कि चार्ल्स लैम्ब को साउथ सी हाउस में क्लर्क नियुक्त किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साउथ सी हाउस में चार्ल्स लैम्ब को क्लर्क कब नियुक्त किया गया था, तो 1791 में। और 5 अप्रैल 1792 को वे ईस्ट इंडिया कंपनी में अकाउंटेंट्स कार्यालय में क्लर्क बने और 1825 में पेंशन के साथ एकदम रिटायर होने तक वही काम करते रहे। चार्ल्स लैम्ब ने लगभग 33 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की और नौकरी के साथ साथ उन्होंने साहित्य लेखन भी जारी रखा। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए नौकरी उनके जीवन का महत्वपूर्ण सहारा था। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने पूरी तरह साहित्य को समय दिया। तो आपको समझ आ गया होगा कि चार्ल्स लैम्ब का जन्म जो है वो 10 फरवरी 1775 को, मृत्यु 27 दिसंबर 1834 को स्कूल क्राइस्ट हॉस्पिटल था। इनके बेस्ट फ्रेंड सैमुअल टेलर कॉलरिज थे। ठीक है, ये पोइट, एसेस्ट और क्रिटिक थे, ज्यादातर पर्सनल ऐसे लिखा करते थे। ठीक है, और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया। अब आगे हम लोग बात करते हैं 1792 में क्या हुआ? 1792 में लैम्ब हैड एन अनसक्सेसफुल लव अफेयर, यानी कि एक असफल लव अफेयर चालू हो गया था इनका एक महिला के साथ, और उस महिला का नाम था एन सिमोन्स। क्या नाम था? एन सिमोन्स। और ये जो एन सिमोन्स होती है वो शादी कर लेती है एक सिल्वर स्मिथ, ठीक है, पॉन ब्रोकर होता है जिसका नाम बाटरम होता है, उससे शादी कर लेती है। और ये रिकॉर्ड हमको कहाँ मिलता है? द रिकॉर्ड ऑफ द लव एग्जिस्ट इन दी नॉवेल, एक इनका नॉवेल है अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे। इसमें अब जरा समझो इसको, जरा हम प्यार से आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि 1792 में चार्ल्स लैम्ब का एन सिमोन्स नामक एक युवती से प्रेम संबंध था, लेकिन ये सफल नहीं हो सका। बाद में एन सिमोन ने बार्ट्रम नामक एक सुनार, सिल्वर स्मिथ को सुनार कहते हैं, और पॉन ब्रोकर जो होता है वो गिरवी का व्यवसाय करने वाला, जैसे कोई चीज गिरवी रख करके हम रखते हैं उसे पान ब्रोकर कहते हैं। ठीक है, तो गिरवी का व्यवसाय करने वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया। सुनार का काम यही होता है। और इस प्रेम प्रसंग का वर्णन लैम्ब का एक उपन्यास है अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे, अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे। इसमें इसका तुम्हें क्या मिलेगा? वर्णन मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि एन सिमोन्स चार्ल्स लैम्ब का पहला प्रेम थी। प्रेम में असफल होने के बाद भी लैम्ब ने अपनी भावनाओं को साहित्य में स्थान दिया। अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे जो कि 1798 में उनकी पहली स्वतंत्र साहित्यिक रचना मानी जाती है यही। अगला 1795 की अगर हम बात करते हैं तो चार्ल्स जो हैं वो स्पेंड करते हैं 6 वीक इन अ साइकेट्रिक हॉस्पिटल एट हॉक्सटन। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान बनाए रखना है कि 1795 में चार्ल्स लैम्ब ने मानसिक रूप से ये बहुत ज्यादा वीक हो गए या अस्वस्थ कह लो। ठीक है, पागल हो गए एकदम। ठीक है, तनाव आ गया, डिप्रेशन में पहुंच गए। तो मानसिक अस्वस्थता के कारण हॉक्सटन के एक मनोरोग हॉस्पिटल था, ठीक है, साइकेट्रिक हॉस्पिटल था, मनोरोग अस्पताल में लगभग 6 सप्ताह तक ये भर्ती रहे थे। परिवार ये ऐसा भी हो सकता है कि परिवार के आर्थिक और मानसिक परेशानियों के कारण चार्ल्स लैम्ब तनाव में आ गए। उपचार के बाद वो हालांकि ठीक हो गए, एकदम स्वस्थ हो गए और फिर से साहित्य और नौकरी दोनों के कार्य में सक्रिय हो गए। यही होता है कि आप गिर करके उठना सीखिए। ऐसा नहीं है गिर गए तो बस मायूस हो गए, निराश हो गए, ठीक है, तनाव में आ गए। फिर से आप लड़िए और फिर से जो है स्वस्थ होने के बाद में अपने उद्देश्य की ओर वापस आइए। अगला क्या है? नेक्स्ट बात करते हैं
22 सितंबर 1796 को हिज सिस्टर मैरी इन अ फिट ऑफ मैडनेस किल्ड देयर मदर। क्या हुआ कि 22 सितंबर 1796 को उनकी बहन मैरी लैम ने मानसिक विक्षिप्तता, मैरी लैम भी मानसिक रूप से एकदम अपना मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, पागल हो जाता है, तो पागलपन की अवस्था में क्या करा इनकी बहन मैरी लैम ने इनकी माँ की हत्या कर दी थी। ये घटना चार्ल्स लैम के जीवन की सबसे दुखद घटनाओं में से एक थी। इसके बाद उन्होंने अपनी बहन मैरी की आजीवन देखभाल की और कभी विवाह नहीं किया। दोनों ने आगे चल कर के कई साहित्यिक रचनाएं एक साथ मिलकर के लिखी हुई थी। अगला पॉइंट हमारा आएगा 1800। अब हम बात करते हैं 1819 की। अब एज हो गई है 44 वर्ष। 1819 में 44 वर्ष की आयु में चार्ल्स लैम ने फैनी कैली नामक एक अभिनेत्री से प्रेम हो गया था। तो ये भी नाम याद बनाए रखना, एक एक्ट्रेस थी जिनका नाम था फैनी कैली, और इनसे इनके प्रेम में ये अब पड़ गई। ये दूसरी बार था। ठीक है, उन्होंने उससे प्रेम का प्रस्ताव रखा, लेकिन फैनी कैली ने क्या करा, इनके प्रस्ताव को, इनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया। इसलिए चार्ल्स लैम ने डिसाइड कर लिया कि जीवन भर अब अविवाहित रहेंगे, बैचलर रहेंगे, कभी भी शादी नहीं करेंगे। क्योंकि प्रेम में दूसरी बार भी असफल होने के कारण लैम ने विवाह नहीं किया। तो सही बात है, नहीं भी करना चाहिए, दो दो बार तुम प्रेम में असफल हो चुके हो। अब ये मत कहना कि जब तक सफलता न मिल जाए तब तक हार नहीं मानना है। ठीक है, उन्होंने अपना अधिकांश जीवन अपनी इसके बाद प्रेम में असफल होने के बाद में चार्ल्स लैम ने अपना अधिकांश जीवन अपनी बहन मैरी को देखभाल और साहित्य लेखन में ही व्यतीत कर दिया। अगला 10 फरवरी 1775 की बात करेंगे कि ही डाइड ऑफ अ। अब क्या होता है कि एक स्ट्रेप्टोको कोकल संक्रमण हो जाता है एरेप्सिलस से। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 27 दिसंबर 1834 को, ठीक है, अंडरलाइन कर दे, ये यहाँ पे 1834 कर लो, 75 की जगह पे 34, 1834। ये मिस प्रिंट है। 27 दिसंबर 1834 को सड़क पर फिसलने के कारण क्या होते हैं, ये सड़क पर चल रहे होते हैं तो फिसल करके गिर जाते हैं, और जिसके कारण इनके चेहरे पर लगी एक मामूली खरोंच से क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण हो जाता है। कौन सा? कोकल इन्फेक्शन, इरेप्सिलस। ठीक है, ये संक्रमण हो जाता है, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी जो मृत्यु होती है चार्ल्स लैम की, सैमुअल टेलर कॉलेज की मृत्यु के कुछ महीनों बाद, कुछ महीने, क्योंकि 1834 में एसटी कॉलेज की भी मृत्यु होती है और उनके कुछ महीनों बाद जो है चार्ल्स लैम की भी मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान बनाए रखना ये बात। ठीक है, 27 दिसंबर 1834 को इनकी मृत्यु हुई है। अगला नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहां पर, लैम क्रिएटेड अ पोर्ट्रेट ऑफ हिज फादर। अब क्या होता है कि लैम जो है, चार्ल्स लैम ने अपने निबंध इलिया ऑन द ओल्ड वेंचर में, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, इलिया ऑन द ओल्ड ओल्ड वेंचर्स में अपने पिता का चित्रण जो है लोबेल नाम से किया था। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोबेल, और अपनी बहन मैरी को कजिन ब्रिजिट के नाम से ड्रीम चिल्ड्रन में। तो दो चीजें आप यहाँ पे समझिएगा। चार्ल्स लैम के निबंध का नाम है एलिया ऑन दी ओल्ड वेंचर्स, में अपने पिता को किस नाम से चित्रण चित्रण किया है, लॉबेल नाम से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ड्रीम चिल्ड्रन में। ड्रीम चिल्ड्रन में इन्होंने अपनी बहन मैरी का चित्रण कजिन ब्रिजिट के रूप में किया है। तो चार्ल्स लैम अपने परिवार के सदस्यों को काल्पनिक नाम देकर अपने निबंधों को प्रस्तुत करते थे। इससे उनके निबंध अधिक आत्मीय और बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो जाते थे, यानी कि भावनात्मक बन जाते थे। अगला पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को जरा समझना क्या कहा गया है। लैम्स फर्स्ट पब्लिकेशन वाज 1796 when four sonnets by Charles Lamb was Charles Lamb of the India House appeared in Coleridge's poem on various subjects published in 1796 by Joseph Cottle। क्या बोला गया है कि चार्ल्स लैम्ब की पहली प्रकाशित रचना 1796 में आई। ठीक है, जब मिस्टर चार्ल्स लैम्ब ऑफ इंडिया हाउस नाम से उनके चार सोनेट, इनके चार सोनेट का कलेक्शन था जिसका नाम था मिस्टर चार्ल्स लैम्ब ऑफ द इंडिया हाउस। ठीक है, ये चार सोनेट का कलेक्शन था, नाम से उनके चार सोनेट। सैमुअल टेलर कॉलेज की एक पुस्तक थी पोइम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट। सैमुअल टेलर कॉलेज की, एसटी कॉलेज की एक पुस्तक थी जिसका नाम था पोइम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें पब्लिश होता है। तो अब बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि लैम ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत कवि के रूप में की थी। ठीक है, एक पोइट के रूप में की थी। उनकी पहली प्रकाशित रचनाएं सोनेट्स थी,
जो उनके मित्र कॉलरिज की पुस्तक में प्रकाशित हुई थी। अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, 1820 में हम लोग चलते हैं। 1820 की अगर हम बात करते हैं तो in 1820 Lamb and Mary met a young beautiful girl named Emma Isola. After her father's death in 1823, when he was 14, Emma was adopted by the Lambs. 1820 में चार्ल्स लैम्ब और मैरी की मुलाकात एमा इसोला नामक एक सुंदर लड़की से होती है। 1800 क्योंकि इस सुंदर लड़की के पिता की मृत्यु 1823 में हो जाती है, तो 1823 में एमा इसोला के पिता की मृत्यु के बाद उस समय एमा इसोला की आयु मात्र 14 वर्ष होती है। तो जब वह 14 वर्ष की थी तब चार्ल्स लैम्ब और उनकी बहन दोनों ने उस लड़की को क्या ले लिया था, गोद ले लिया। यानी कि एमा इसोला को लैम्ब और उनकी बहन ने अपनी बेटी की तरह पाला। इससे क्या पता चलता है, चार्ल्स लैम्ब के दयालु और संवेदनशील स्वभाव के बारे में पता चलता है कि वो बहुत दयालु थे और संवेदनशील स्वभाव के थे। अगला पॉइंट हमारा क्या है, हिज कलेक्टेड एसेज अंडर द टाइटल एसे ऑफ इलिया, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। एसे ऑफ इलिया वर पब्लिश्ड इन 1823, इलिया being the pen name Lamb used as a contributor to the London magazine under the editorship of John Scott। 1823 में उनके निबंधों का संग्रह एसे ऑफ इलिया प्रकाशित हुआ। एलिया उनका उपनाम जो पेन नेम था, पेन इसी नाम से ये लिखा करते थे, जिसका उपयोग वे लंदन मैगजीन में लेख लिखते समय करते थे। एसेज ऑफ एलिया चार्ल्स लैम्ब की सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है। आज भी इसे अंग्रेजी की श्रेष्ठ व्यक्तिगत निबंध संग्रह में गिना जाता है, तो ध्यान बनाए रखना। तो सबसे पहली चीज आप ये कि चार्ल्स लैम्ब ने साहित्यिक जीवन की शुरुआत कवि के रूप में की। इनकी पहली स्वतंत्र रचना अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे था 1798 में। ये एक नोवेला थी, एक लघु उपन्यास था, अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे, ठीक है। इसके बाद इनका एक दूसरा उपन्यास आया था ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट, और ये पर्सनल असिस्ट के रूप में बहुत ज्यादा फेमस है। इनके निबंधों में ज्यादातर सब्जेक्टिविटी की प्रमुखता देखने को मिलेगी, ठीक है। अच्छा, ये पर्सनल एसे क्या होते हैं? पर्सनल एसेस्ट का मतलब ही ये होता है ऐसा निबंधकार जो अपने व्यक्तिगत अनुभवों, भावनाओं और स्मृतियों को निबंधों के अंदर प्रस्तुत करता हो, और इसी कारण इनको प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें इनके कुछ वर्क के नाम हम आपको बता रहे हैं जिनको आपको पढ़ के जाना है, जैसे एसेज ऑफ एलिया है, ड्रीम चिल्ड्रन है, अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे है। ये चार्ल्स लैम्ब की बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक है। अब हम कुछ नोट पॉइंट का डिस्कस करेंगे, जरा समझो नोट पॉइंट में क्या कहा गया है। कुछ अलग नहीं, जो बात हम समझाए थे वही बात है कि इन्होंने अपने लिटरेरी करियर की शुरुआत एक पोइट के रूप में की थी, ठीक है। इनका पहला इंडिपेंडेंट वर्क जो है एक नोवेला है जिसका नाम क्या है, अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे है, जो कि 1798 में आई है। और इनका दूसरा जो है नोवेल कौन सा है, ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट है, और ये पर्सनल असिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। इनके इस एज में सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट क्या देखने को मिलता है, सब्जेक्टिविटी। ये मोस्ट प्रोमिनेंट जो है एलिमेंट है इनके इस एज का, तो ये सब चीजें ध्यान बनाए रखना। अब हम किसकी बात करेंगे, इनके कुछ मेजर वर्क्स की बात करेंगे। देखो, अगर हम इनके मेजर वर्क्स की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले कौन सा है, 1798 में ओल्ड फैमिलियर फेसेस आया है, ठीक है। ये 1798 में। इसके बाद 1798 में ब्लैंक वर्स पोइट्री करके एक कलेक्शन आया था। अगर हम ओल्ड फैमिलियर फेसेस की बात करते हैं, चार्ल्स लैम्ब की सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। इसमें उन्होंने अपने बिछड़े हुए मित्र और प्रियजनों को की यादों को बहुत भावुक ढंग से व्यक्त किया है। अब 1798 में मैंने क्या बताया, ब्लैंक वर्स पोइट्री एक कविता संग्रह होता है एक्चुअली। अब अगर ब्लैंक वर्स की बात आ जाती है तो एक ऐसी कविताएं होती हैं जिसमें राइम नहीं होता है लेकिन मीटर होता है, ठीक है। और यह पुस्तक चार्ल्स लैम्ब ने इनके एक मित्र थे चार्ल्स ललॉयड, उनके साथ मिलकर के प्रकाशित की थी। चलो आगे 1798 पे हैं अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट। ये दोनों ही इनके क्या हैं, अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे और ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट, ये दोनों ही नोवेला हैं, यानी कि नॉवेल हैं। मैं शुरुआत में ही बता चुका था कि पहला अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे और दूसरा ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट, ठीक है। अगला कौन सा है, जॉन वुडविल। ये जॉन वुडविल क्या है, इनका एक पोएटिक ड्रामा है, ठीक है। फिर इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, हेस्टर की बात करेंगे। और 1806 में द किंग एंड क्वीन ऑफ हार्ट्स, द किंग एंड क्वीन ऑफ हार्ट्स, और फिर 1807 में टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर विद मैरी लैम्ब। इसमें चार्ल्स लैम्ब और उनकी बहन मैरी लैम्ब की सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है। इसमें विलियम शेक्सपियर के नाटकों को बच्चों के लिए सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया था।
ठीक है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर हो गया। इसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, 1807 में मिस्टर एच अ फार्स इन टू एक्ट। ठीक है, ये एक कॉमेडी या फार्स एक प्ले है, नाटक है, जिसमें सामाजिक व्यंग भी मिलता है समय समय पर बीच बीच में देखने को। इसके बाद एडवेंचर ऑफ यूलिसिस की बात करेंगे, जो कि एक चिल्ड्रन बुक है। ये पुस्तक एक यूनानी महाकाव्य होता है, ओडिसी। ओडिसी की कहानी को बच्चों के लिए सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। जैसे अगर हम बात करते हैं टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर की बात करते हैं, जिसमें विलियम शेक्सपियर के नाटकों को बहुत सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया था बच्चों के लिए, वैसे ही सेम टू सेम एडवेंचर ऑफ यूलिसिस में भी जो ओडिसी की कहानियों को बच्चों के लिए बहुत सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया था। अगला 1808 की अगर हम बात करते हैं तो मिसेस लेसेस्टर स्कूल, मिसेस लेसेस्टर का विद्यालय, ठीक है, ये बच्चों के लिए लिखी गई कहानियों का एक संग्रह था, ये ध्यान बनाए रखना। अगला क्या होता है 1808 में कि स्पेसिमैन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर। इस पुस्तक में विलियम शेक्सपियर के जो समकालीन नाटककारों की रचनाओं का चयन किया गया और आलोचनात्मक परिचय भी इसके अंदर परिचय आलोचनात्मक परिचय भी दिया गया था, ये कह लीजिएगा। अगला 1811 की बात करते हैं, ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। ये एक आलोचनात्मक निबंध है जिसमें चार्ल्स लैम ने शेक्सपियर के जो ट्रेजेडीज होती हैं उनका विश्लेषण किया है। अब 1821 में हम बात करेंगे कि इसकी विचेज एंड अदर नाइट फियर्स। ये चार्ल्स लैम का एक प्रसिद्ध व्यक्तिगत निबंध है, पर्सनल एसे है, जिसमें उन्होंने बचपन के डर और कल्पनाओं का वर्णन किया है। इसके बाद 1825 में द पॉन ब्रोकर्स डॉटर। अगर हम पॉन ब्रोकर्स डॉटर की बात करते हैं तो ये भी एक भावनात्मक कहानी है जिसमें पारिवारिक जीवन और मानवीय संबंधों का चित्रण किया गया है। इसके बाद एलिना की बात करते हैं तो ये चार्ल्स लैम की रचनाओं का मरणोपरांत प्रकाशित संग्रह माना जाता है, एलिना, जो कि 1867 में। ठीक है, अब एसेज ऑफ इलिया की बात कर लेते हैं। देखो, एसे ऑफ इलिया में दो चीजें आपको ध्यान बनाए रखना है। ठीक है, इनके एक 1823 में एसेज ऑफ इलिया आया था और इसके बाद में 10 सालों बाद 1833 में द लास्ट एसेज ऑफ इलिया आया था, तो दोनों को आपको ध्यान बनाए रखना है। ठीक है, अगर हम एसे ऑफ इलिया की बात करें तो इनका प्रसिद्ध निबंध संग्रह तो है ही है, लेकिन इसमें आपको किन किन जो 1823 में आया था इसमें कौन कौन से निबंध जो है इंपॉर्टेंट थे, जैसे ड्रीम चिल्ड्रन बहुत इंपॉर्टेंट था इसका, द साउथ सी हाउस, ओल्ड चाइना, क्राइस्ट हॉस्पिटल 530 ईयर्स एगो, ये इसमें कुछ बहुत फेमस निबंध जो हैं वो इंक्लूड किए गए थे। अब अगर हम 1833 के दी लास्ट एसेज ऑफ इलिया की बात कर लेते हैं तो ये एसे ऑफ इलिया का दूसरा और अंतिम संग्रह था। इसमें चार्ल्स लैम के जीवन के अंतिम वर्षों के सर्वश्रेष्ठ जो निबंध थे उनको संकलित किया गया है। अगला नोट पॉइंट देखो क्या है। अगर हम नोट पॉइंट की बात करते हैं तो चार्ल्स लैम ने 1798 में प्रकाशित ब्लैंक वर्स नामक कविता संग्रह अपने मित्र चार्ल्स ललॉयड के साथ मिलकर लिखा था, तो यही बात इसमें बताई गई। ये बात मैं पहले ऊपर भी बता चुका हूँ। अब इनके कुछ मेजर वर्क हैं जिनके ऊपर आपको थोड़े से शॉर्ट नोट्स बताए जाएंगे। सबसे पहला इनका वर्क देख लीजिएगा कौन सा है। पहले थोड़ा सा फर्स्ट इंडिपेंडेंट वर्क आपको बताना है कमेंट में, मोस्ट फेमस बुक इनकी बतानी है। मैरी लैम के साथ कौन सा वर्क इन्होंने लिखा था। ठीक है, पोएटिक ड्रामा एक इनका बताना है, चिल्ड्रन बुक कोई बता दो, फेमस एसे कलेक्शन बता दो। तो कुछ भी इतने क्वेश्चन हमने पूछे, इनमें से कोई भी आप कमेंट करके आप हमको बता सकते हो। ठीक है, चलो अब हम क्या बात करते हैं, स्पेसिमैन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट। ठीक है, ये पुस्तक जो है वो शेक्सपियर के समय के अंग्रेजी नाटककारों के रचनाओं का जो चयन होता है ना, एक्सट्रैक्ट होता है, उसका संग्रह माना जाता है। इस पुस्तक में कई नेग्लेक्टेड नेग्लेक्टेड प्रारंभिक आधुनिक नाटककारों को फिर से प्रस्तुत किया गया है। लैम ने केवल अंश ही नहीं दिए बल्कि उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर टिप्पणी भी की है इसके अंदर। तो ये जो इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य शेक्सपियर के जो समकालीन नाटककार थे उनको जनता के सामने पुनः प्रस्तुत करना था और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब एसेज ऑफ इलिया की बात करते हैं, जरा इसे समझ लो। एसे ऑफ इलिया में क्या है, हमने पहले भी बताया था कि पहला इन्होंने जब शुरुआत किया था तो लंदन मैगजीन में इसको छपवाते थे और 1820 से लेकर के इन्होंने 1825 तक जितने भी निबंध लिखे वो सब इसके अंदर इंक्लूड किए गए। इसके बाद में क्या है, इस कलेक्शन को पब्लिश कराया जाता है 2 वॉल्यूम्स में, एसे ऑफ इलिया 1823 में, और इसका सेकेंड वॉल्यूम आता है लास्ट एसेज ऑफ इलिया, जो कि इसके 10 साल बाद आता है 1833 में। और इसको जो पब्लिशर थे वो कौन थे, एडवर्ड मॉक्सन। ठीक है, इनका नाम भी ध्यान बनाए रखना।
लैम रोड अंडर द pseudonym, और ये तो बात आप जानती हो कि चार्ल्स लैम जो हैं वो कौन से उपनाम से लिखते थे, तो इलिया नाम से लिखा करते थे लंदन मैगजीन में, ठीक है, जो कि जॉन स्कॉट के द्वारा एडिट की जाती थी लंदन मैगजीन। अगला, ही बारोड दिस नेम इलिया फ्रॉम एन इटालियन क्लर्क, और ये जो इलिया उपनाम है इन्होंने कहाँ से लिया था, एक ओल्ड इटालियन क्लर्क इन्हीं के साथ काम करने वाले थे साउथ सी हाउस में, वहां से उन्होंने इस नाम को लिया। एसेज ऑफ इलिया में कितने वर्क हैं जो आपको देखना चाहिए थे, तो उनको भी जरा देख लीजिए एक एक करके। अगर हम बात करते हैं, चलो पहले इतने देख लो। अगर हम इनकी बात करते हैं तो पहले नंबर पे साउथ सी हाउस, दूसरा हमारा ऑक्सफोर्ड इन द वैकेशन, तीसरा क्राइस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 years एगो, चौथा हमारा कौन सा है, द टू रेसेस ऑफ मैन, पांचवा हमारा न्यू ईयर्स ईव, और छठा मिसेस बैटल्स ओपिनियन ऑन बेस्ट, और सातवां अ चैप्टर ऑन ईयर्स। ठीक है, ये 7 हो गए। अब आगे देखो, 14 तक देख लीजिएगा। ऑल फूल्स डे, अ क्वेकर्स मीटिंग, 10 नंबर पे द ओल्ड एंड द न्यू स्कूल मास्टर, वैलेंटाइंस डे, 12 नंबर पे इम्परफेक्ट सिंपैथीज, 13 नंबर पे बिचेस एंड अदर नाइट फेयर्स, और 14 नंबर पे माई रिलेशंस। इसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं 15 से लेकर के 20 तक के देख लेंगे। 15 से लेकर के अगर हम 20 तक देखते हैं तो इसमें देखो कौन कौन से हैं। मैक्री एंड इन हार्टफोर्डशायर, 16 नंबर पे मॉडर्न गैलेंट्री, 17 नंबर पे द ओल्ड वेंचर्स ऑफ द इनर टेम्पल। इसके बाद 18 नंबर पे ग्रेस बिफोर मीट, 19 नंबर पे माय फर्स्ट प्ले, और 20 नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रीम चिल्ड्रन आर एवरी। इसके बाद 21 से लेकर के 24 तक देख लो। अगर 21 से 24 डिस्टेंट करस्पॉन्डेंट, ये 21 नंबर पे, 22 नंबर पे द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 23 नंबर का भी अ कंप्लेंट ऑफ द डेके ऑफ बेगर्स इन द मेट्रोपोलिस, ठीक है। इसके बाद मेट्रोपोलिस 24 नंबर पे। अब 24 के बाद 25 से लेकर के 29 तक देखिएगा। 25 से लेकर के 29 तक कौन कौन से हैं। अ डेजर्टेशन अपॉन रोस्ट पेग, इसके बाद अ बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 26 नंबर का। 27 नंबर पे ऑन सम ऑफ द ओल्ड एक्टर्स, 28 नंबर पे ऑन द आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी, 29 नंबर पे ऑन द एक्टिंग ऑफ मंडे। तो ये क्या थे इनके कुछ इंपॉर्टेंट जो एसेज ऑफ इलिया था उसका। अब हम बात करेंगे कि इसकी लास्ट एसेज ऑफ इलिया जो कि 1833 में आया, इसमें कौन कौन से इनके एसे रखे गए, समाहित किया गया, जरा देखो। 1 से लेकर के 5 तक के सबसे पहले देखेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि जो एसेज ऑफ इलिया है उसमें तुम्हें कौन कौन से इनके एसेज पढ़ना है, सभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन से पढ़ना है कहीं नोट डाउन कर लो, मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ प्यार से। एक तो आपको द साउथ सी हाउस पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। ड्रीम चिल्ड्रन आर एवरी इंपॉर्टेंट है। न्यू ईयर्स ईव इंपॉर्टेंट है। बिचेज एंड अदर नाइट फियर्स इंपॉर्टेंट है। अ डेजर्टेशन अपॉन रोस्ट पिग इंपॉर्टेंट है। क्राइस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 years एगो इंपॉर्टेंट है। ये जो निबंध है ना वो परीक्षा में सबसे अधिक पूछे जाते हैं, ध्यान बनाए रखना। अगला क्या है हमारा, लास्ट एसेज ऑफ इलिया जो कि 1833 में आया है, इनको भी जरा देख लो। सबसे पहला है ब्लैक्समोर इन यर्कशायर, ठीक है। दूसरा पुअर रिलेशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में डिटैच्ड थॉट ऑन बुक्स रीडिंग, फिर स्टेज इल्यूजन्स, और पांचवा हमारा निबंध है टू द सेड ऑफ एलिस्टन, ठीक है। अब 6 से लेकर के 6 और 7 भी देख लीजिएगा यहीं पर। 6 और 7 की बात करें तो अलिस्टियाना है, अलिस्टियाना, अलिस्टोनियाना, ठीक है। इसके बाद ओल्ड मार्गरेट हॉय 7वें नंबर पे है। और 8 से लेकर के आपको 15 तक, 8 से लेकर के 15 तक के निबंध देखो कौन कौन से, उनके नाम क्या हैं। द कन्वल्सेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। सैनिटी ऑफ टू जीनियस, इसके बाद में कैप्टन जैक्सन, ठीक है। द सुपर एन्यूटेड मैन, इसके बाद में द जेंटल स्टाइल ऑफ राइटिंग, बारबरा यस, और 14 नंबर का है हमारा द टॉम्स इन द एबी, और 15 नंबर का है एमिकस रेडिवाइवस, ठीक है। ये क्या है हमारे एमिकस रेडिवाइवस,
ये इनके 15 नंबर तक के निबंध थे जो कि लास्ट एसेज ऑफ इलिया में है। अब 16 से लेकर के हम 20 तक की बात करेंगे कि 16 से लेकर के 20 तक के कौन से निबंध हैं। देखो, सम सोनेट्स ऑफ सर फिलिप सिडनी, ये 16 नंबर पे। 17 नंबर पे न्यूज पेपर्स 35 ईयर एगो। 18 नंबर पे बैरनेस ऑफ द इमेजिनेटिव फैकल्टी इन द प्रोडक्शंस ऑफ मॉडर्न आर्ट, ठीक है, ये 18 नंबर पे है। 9 नंबर पे प्रोडक्शंस ऑफ द मॉडर्न आर्ट। 20 नंबर पे द बेडिंग, ठीक है। 20 के बाद 21 से लेकर के 24 तक का देख लो। 21 से लेकर 24 की बात करते हैं, रिजॉइसिंग अपॉन द न्यू ईयर्स कमिंग ऑफ एज ओल्ड चाइना, इंपॉर्टेंट है। द चाइल्ड एंजल और ड्रीम 23 नंबर पे, और 24 नंबर पे है कन्फेशन ऑफ अ ड्रंकार्ड, और 25 नंबर पे पॉपुलर फैलेसीज। ये इनके क्या थे, कुछ इंपॉर्टेंट थे। अच्छा, पॉपुलर फैलेसीज ये क्या है हमारा, 25 नंबर का है। अब ये जो 25 हमने टोटल निबंध लिए, इन 25 के 25 थोड़े ना पढ़ना है, इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं वो भी आप समझ लीजिएगा और उनको अंडरलाइन कर लीजिए या कहीं पर लिख लीजिए। एक तो आपको सुपर एनोटेड मैन पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में ओल्ड चाइना पढ़ना है, कन्फेशन ऑफ द ड्रंकार्ड पढ़ना है, पुअर रिलेशन पढ़ना है, कैप्टन जैक्सन, द बेडिंग, ठीक है। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट एसेज हैं। तो द लास्ट एसेज ऑफ इलिया का प्रकाशन कब होता है, पब्लिश होते हैं 1833 में, और जबकि एसे ऑफ इलिया जो है वो 1823 में आता है। तो ये सब चीजें आपको बेहतरीन तरीके से ध्यान बनाए रखना है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं, इसका नोट पॉइंट भी देखना है। अच्छा, ये नोट पॉइंट भी पढ़ लो। नोट पॉइंट में क्या, थोड़ा सा इसे नीचे करते हैं, हाँ नहीं तो कट जाएगा। नोट पॉइंट में क्या बोला गया है, द essay on the artificial comedy of the last century 1822 helped to revive interest in restoration comedy and anticipated the assumptions of the aesthetic movement of the late 19th century। मतलब ये हुआ ऑन द आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी, ये एक निबंध का नाम है जो कि 1822 में आया था। इस निबंध ने रेस्टोरेशन कॉमेडी के प्रति लोगों की रुचि को फिर से जागृत कर दिया था। इस निबंध के आगे चलकर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एस्थेटिक मूवमेंट के विचारों की भी झलक देखने को मिलती है। तो रेस्टोरेशन कॉमेडी कब से चालू होती है, 1660 के बाद के अंग्रेजी के हास्य नाटक कह सकते हो। और एस्थेटिक मूवमेंट का एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है आर्ट फॉर आर्ट सेक। तो ये कुछ चीजें क्या हैं, आप समय समय पर रिवीजन करते रहिएगा। अब हम किसकी बात करते हैं, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर की बात करते हैं। इसको हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, ऊपर भी बता चुके हैं इसके बारे में, लेकिन फिर से आप समझ लीजिएगा। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर बच्चों के लिए लिखी गई एक अंग्रेजी पुस्तक है। इसे चार्ल्स लैम और उनकी एक बहन मैरी लैम दोनों ने मिलकर के कोलाब्रेशन में इसमें लिखा था, जिसमें मैं रिपीट कर दूं, आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, चार्ल्स लैम के द्वारा 6 ट्रेजेडीज लिखी गई थी, जबकि इनकी जो बहन थी मैरी लैम, उनके द्वारा 14 कॉमेडीज लिखी गई बड़ी सरल भाषा में। तो ये ध्यान, कोई पूछे कि टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो है वो एक इंग्लिश चिल्ड्रन बुक है जो कि चार्ल्स लैम और उनकी बहन मैरी लैम ने कोलाब्रेशन में लिखी थी, ठीक है। इसमें जो ट्रेजेडीज हैं वो किसके द्वारा, लैम्प के द्वारा लिखी गई थी, और मैरी ने किस पे फोकस किया था, कॉमेडीज पर, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान बनाए रखना। अब जो कॉमेडीज हैं जो कि मैरी लैम्प उनकी बहन के द्वारा लिखी गई थी वो कौन कौन सी हैं, 14 कॉमेडीज थी। जरा 14 कॉमेडीज के आप यहाँ पर नाम देख सकते हो। द टेम्पेस्ट है, अ मिडसमर नाइट ड्रीम है, विंटर्स टेल है, मच अडो अबाउट नथिंग है, एज यू लाइक इट है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है, मर्चेंट ऑफ वेनिस है, ठीक है, सिम्बलिन है, ऑल वेस्ट डेट एंड्स वेल है, टेमिंग ऑफ द श्रू है, इसके बाद में मेजर फॉर मेजर है, ट्वेल्थ नाइट है, पेरिकल्स यानी कि प्रिंस ऑफ टायर है। और जो ट्रेजेडी 6, ये तो 14 कॉमेडीज होगी जो कि मैरी लैम के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन जो 6 ट्रेजेडीज थी जो कि चार्ल्स लैम के द्वारा लिखी गई थी वो कौन कौन सी थी, उनके नाम ये हैं आपके सामने, जैसे किंग लियर मैकबेथ, टाइमन ऑफ एथेंस रोमियो जूलियट, और हैमलेट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ठीक है, ओथेलो। तो ये जो 6 ट्रेजेडी थी ये किसके द्वारा लिखी गई थी, वैसे तो ये शेक्सपियर की हैं, लेकिन इनको सरल भाषा में चिल्ड्रन बुक के रूप में लिखा था, तो वो किसके द्वारा, चार्ल्स लैम के द्वारा। अगर हम नोवेल की बात करते हैं, नोवेल की बात करते हैं, तो देखो पहले भी बता चुके हैं, ये इसको हम दोबारा से रिपीट कर देते हैं कहो तो। ये जो नोवेल है हमारे, लेकिन एक बार रिपीट कर चुके हैं इसलिए थोड़ा जल्दी रिपीट करेंगे। अ टेल ऑफ रोजामेंड ग्रे जो है 1798 में आता है। ये उपन्यास चार्ल्स लैम के क्राइस्ट हॉस्पिटल के एक मित्र थे मार्माड्यूक थॉमसन को समर्पित है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्राइस्ट हॉस्पिटल ये हॉस्पिटल का नाम नहीं है बल्कि एक स्कूल का चैरिटी बोर्डिंग स्कूल है, उसका नाम होता है। उसमें इनके एक दोस्त होते हैं मार्माड्यूक थॉमसन, उनके लिए डेडिकेट है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है क्योंकि डेडिकेशन वर्क हमारे पूछ लिए जाते हैं कि अ टेल ऑफ रोजामेंड ग्रे जो है वो किसको डेडिकेट किया गया है, तो मार्माड्यूक थॉमसन को। In the story,
इसमें एलन क्लेयर और रोजामेंड ग्रे की प्रेम कहानी दिखाई जाती है। तो ये जो लव स्टोरी होती है इसमें दो लोगों की, एलन क्लेयर और दूसरी कौन होती है, रोजामेंड ग्रे, इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में इसके बताया गया है, यानी कि एक प्रेम कथा है। ठीक है। जो रोजामेंड की इसमें क्या होता है कि रोजामेंड जो ग्रे होती है उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है, और अचानक मृत्यु हो जाने के कारण ये जो कहानी है वो क्या रह जाती है, अधूरी रह जाती है। ठीक है ना। अब हम आगे, ओल्ड ब्लाइंड मार्केट, ये भी इनका नॉवेल ही है, तो ये इनका दूसरा उपन्यास है। ठीक है, चार्ल्स लैम का। इनकी कुछ फेमस पोइम्स हैं, पोइम्स को जरा देख लो, इनकी पॉपुलर पोइम्स कौन सी हैं चार्ल्स लैम की। तो हम इनको डिटेल करते जा रहे हैं और धीरे धीरे स्क्रॉल करते जाएंगे। अ टम्ब ऑफ डगलस एक, दूसरी हमारी ब्यूटी एंड बीस्ट, फिर अबीजन, अबीजन ऑफ रेपेंटेंस, इसके बाद में 1798 ओल्ड फेमिलियर फेसेस, 1798 में कंपोज एट मिडनाइट, 1803 में हेस्टर, 1805 में फेयरवेल टू टोबैको, इसके बाद 1818 में टू अ रिवर इन विच अ चाइल्ड वाज ड्राउन्ड, इसके बाद में 1818 में, ठीक है, क्वीन क्वीन ओरियांजा ड्रीम, इसके बाद 1818 में ऑन द साइट ऑफ स्वान केसिंगटन्स गार्डन, इसके बाद में वर्क 1819 में, और लेजर इसके बाद में आ जाएगा हमारा 1821 में, फिर 1827 में एंजल हेल्प, 1829 की अगर हम बात करें तो ऑन एन इन्फेंट डाइंग एज सून एज बॉर्न, 1830 में शी इज गोइंग, 1830 में टू अ यंग, 1830 में टू अ यंग फ्रेंड, 1831 में सटन इन सर्च ऑफ अ वाइफ। अब कोलाब्रेशन वर्क देख लो, चिल्ड्रन बुक जो थी चार्ल्स लैम और मैरी लैम उनकी बहन के द्वारा दोनों कोलाब्रेशन में लिखी गई थी। तो हम पहले भी बता चुके हैं, इसको दोबारा रिपीट कर, बार बार ये आ जाता है कोलाब्रेशन में। क्या है 1807 में, चलो रिवीजन ही हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। इसमें क्या है 20 प्लेज जो हैं होते हैं, जिसमें 6 जो हैं ट्रेजेडीज वो चार्ल्स लैम के द्वारा हैंडल की जाती हैं, और उनकी बहन जो मैरी होती हैं वो 14 कॉमेडीज को हैंडल करती हैं। पब्लिश होती हैं 1807 में, बिकम अ बेस्ट सेलर ऑफ ब्रियम गॉडविन्स चिल्ड्रंस लाइब्रेरी। तो ये एक इसकी इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चों की अत्यधिक लोकप्रिय सबसे बेस्ट सेलर बन जाती है। एडवेंचर ऑफ यूलिसिस भी समझ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एडवेंचर ऑफ यूलिसिस की अगर हम बात करते हैं, ये भी एक चिल्ड्रन बुक है। ठीक है, बच्चों के लिए लिखी गई पुस्तक है, इसमें उर्सी की कहानी सरल भाषा में प्रस्तुत की गई है। अगला तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं मिसेस लाइसेस्टर्स स्कूल, ये भी बच्चों की कहानियों का एक संग्रह है। मिसेस लाइसेस्टर्स स्कूल 1808 में चार्ल्स और मैरी लैम द्वारा संयुक्त रूप से इसको लिखा जाता है। तो ये तीन इनके क्या थे, कोलाब्रेशन वर्क थे। अब हम उनके प्लेज की बात कर लेते हैं कि प्लेज में कौन कौन है, जो कि आपको ध्यान बनाए रखना है। जॉन वुडविल की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जॉन वुडविल की। ये 5 एक्ट में इसको लिखा गया है, शेक्सपियरियन ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया है। ठीक है, पहले इसका नाम प्राइड्स क्योर था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हम आपको डिस्कस कर जा रहे हैं। पहले इसका नाम क्या था, प्राइड्स क्योर था। तो देखो ये हम जो अंडरलाइन कर रहे हैं उसको समझ लीजिएगा। और डरूरी लेन थिएटर ने इसको अस्वीकार कर दिया था। तो जॉन वुडविल को कौन से थिएटर ने जो है प्रदर्शन करने से इनकार कर दिया था, तो रिजेक्टेड बाय द डरूरी लेन मैनेजमेंट जो थिएटर था उसके द्वारा इसको अस्वीकार कर दिया गया था। दी बाइब्स ट्रायल की बात करते हैं अब हम, ये भी इनका नाटक है भाई। बाइब्स ट्रायल ये भी क्या है, इनका एक नाटक है। ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया है, 1828 में ब्लैकबोर्ड मैगजीन में इसको प्रकाशित किया गया था 1828 में। अगला हम बात करते हैं किसकी, मिस्टर एच की बात करते हैं। अगर ये 2 एक्ट में लिखा गया मिस्टर एच, 10 दिसंबर 1806 को लंदन में इसको प्रदर्शित किया गया था, यानी कि मंचित किया गया था। लंदन में ये असफल रहा, लेकिन बाद में अमेरिका में ये सफल हो गया था। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर हमने लिख दी हैं कि लंदन में ये असफल रहा और अमेरिका में ये सफल रहा। अब हम किसकी बात करेंगे, पोइम्स की बात करेंगे। थोड़ा अलग अलग दे दिया है। ओल्ड फैमिलियर फेसेस इनकी क्या है, पोइम्स है। जरा समझो, ओल्ड फैमिलियर फेसेस की बात करें, ये भी ब्लैंक वर्स में लिखी गई कविता है। इसमें माँ की मृत्यु और प्रियजनों की यादों का मार्मिक चित्रण किया गया है। अगला हम किसकी बात करते हैं, हेस्टर की बात कर लेते हैं। हेस्टर की बात कर लेते हैं। ये हेस्टर क्या होता है, एक कविता होता है जिसमें हेस्टर सैवरॉय करके एक युवा क्योकर एक युवा क्वेकर लकड़ी पर जो
यार हेस्टर की कहानी थोड़ा सा, इसमें ये एक कविता है जिसमें एक युवा होता है, हेस्टर सैबरॉय करके एक युवा लड़का होता है, ठीक है, ये लिखा है, और एक लड़की होती है क्वेकर, उस पर आधारित है ये। लैम्ब उससे कभी बात नहीं कर पाए, लेकिन उससे प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी प्रेम कहानी को ही बताया है। हेस्टर की कम आयु में मृत्यु हो जाती है, यानी कि लैम्ब की भी मृत्यु 29 साल में ही हो जाती है। तो हेस्टर के रूप में खुद को रखा है। ये कविता उसके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और कुछ भी नहीं है। क्रिटिकल रिमार्क कुछ दे रखे हैं, ठीक है, चलो मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि अब लगभग लगभग समाप्त होने वाला है, बहुत लंबा हो गया है। पहला क्रिटिकल रिमार्क देख लो क्या है। इसमें क्या होता है, व्हाट अ लवली थिंग ऑफ रोजामंड ग्रे, हाउ मच नॉलेज ऑफ द स्वीटेस्ट पार्ट ऑफ आवर नेचर इज। रोजामंड ग्रे कितनी सुंदर रचना है, इसमें मानव स्वभाव के सबसे मधुर पक्ष का अद्भुत ज्ञान दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद विलियम बसवर्थ का समझ लीजिएगा। विलियम बसवर्थ ने उन्होंने रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ चार्ल्स लैम्ब नामक कविता लिखी थी, ठीक है, और लैम्ब को अ गुड मैन ऑफ मोस्ट डियर मेमोरी कहा था विलियम बसवर्थ ने। तो बस इतना ही ध्यान बनाए रखना है कि विलियम बसवर्थ ने कौन सी लिखी थी, रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ चार्ल्स लैम्ब, रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ चार्ल्स लैम्ब, ठीक है, ये लिखी थी। और इसी के अंदर एक कविता थी जो कि विलियम बसवर्थ ने लिखी थी, ठीक है, और इसके अंदर लैम्ब को गुड मैन ऑफ मोस्ट डियर मेमोरी बोला। क्या बोला? टू अ गुड मैन ऑफ मोस्ट डियर मेमोरी। बस इतना ध्यान बनाए रखना है और कुछ नहीं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी डायरी में, कि ईबी लोकस जो थे ना, ये पहले बायोग्राफर थे इनके। उन्होंने चार्ल्स लैम्ब को द मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर बोला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य का सबसे प्रिय व्यक्ति, ठीक है। तो ये और प्रिंसिपल बायोग्राफर हैं, ठीक है। एक और है बसवर्थ का, ये भी देख लो। बसवर्थ और अच्छा चलो दो तीन है, देख लो फटाफट जल्दी जल्दी। इसमें क्या होता है, विलियम बसवर्थ रेफर्स लैम्ब, लैम्ब दी फ्रॉलिक एंड दी जेंटिल हैज बेनिश्ड फ्रॉम द लोनली हर्थ। अर्थात इसका मतलब ये है, इनके विलियम बसवर्थ ने एक कविता लिखी थी, एक्सटेम्पोर इफ्यूजन अपॉन द डेथ ऑफ जेम्स हॉल। इसमें जो है विलियम बसवर्थ ने लैम्ब को लैम्ब दी फ्रॉलिक एंड दी जेंटिल बोला था, ठीक है, लैम्ब दी फ्रॉलिक एंड दी जेंटिल, विलियम बसवर्थ ने। कॉलरिज का देख लो, कॉलरिज ने क्या बोला, सैमुअल टॉयल कॉलरिज, इनकी एक कविता थी, चलो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, नहीं तो तुम्हें समझ नहीं आएगी कौन सी। दिस लाइन ट्री वार माई प्रिजन करके, दिस लाइन ट्री वार माई प्रिजन, जो कि 1797 में आई थी। इसी कविता के अंदर उन्होंने चार्ल्स लैम्ब को जंटल हार्टेड चार्ल्स बोला था, ठीक है, क्या बोला था, जंटल हार्टेड चार्ल्स। फिलहाल कमेंट के ऊपर तो मैंने डिटेल से वीडियो अलग से बनाया है, आप चाहो तो उसे देख सकते हो, इसलिए जल्दी जल्दी बता दिया, और वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा था। तो जरा चलते चलते थोड़ा सा मैं पूछ लूँ आपसे, चलो कमेंट कर देना, देखते हैं कि कितना ध्यान से आपने वीडियो देखा है। चार्ल्स लैम्ब का पेन नेम बताना है। इसके बाद में 20 नाटक, जिसमें 6 ट्रेजेडीज 16 कॉमेडीज जो थी, उस वर्क का नाम बताना है, यानी कि 20 प्लेज का कलेक्शन था वो, जिसमें 6 ट्रेजेडीज चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखी गई थी और 14 कॉमेडीज मैरी लैम्ब के द्वारा। थोड़ा हिंट कर दिया मैंने। ओल्ड फैमिलियर फेमस इनकी सबसे प्रसिद्ध कविता थी। अब आपको बताना है कि जंटल हार्टेड चार्ल्स किसने कमेंट किया चार्ल्स लैम्ब के लिए, और मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर ये किसका कथन है चार्ल्स लैम्ब को। ये दो कमेंट जरूर करिएगा अगर वीडियो को लास्ट तक देखा है तो। आज के लिए इतना ही साथियों, जय हिंद जय भारत।